कुलयन के बारे में बात करते हुए हमने कुलयन नंबर पर बात की, कुलयन फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की। एक चीज हम उसमें छोड़ दी है, इसे कहते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ किसे कहते हैं? मीन फ्री पाथ जब एक मॉलिक्यूल कोलाइड करता है और उसके बाद भी वो दूसरा कुलयन करता है, तो एक कुलयन से दूसरे कुलयन तक वो कितना फासला तय करता है, इसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। मिसाल के तौर पर एक मॉलिक्यूल है, वो यहां कोलाइड कर रहा है, यहां किसी मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड कर रहा है, उसके बाद वो यहां पर आकर किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करता है, फिर तीसरे के साथ कोलाइड करता है, फिर चौथे के साथ कोलाइड करता है। तो ये जो फासला वो तय कर रहा है एक कुलयन से दूसरे कुलयन के दरमियान, दिस इज कॉल्ड फ्री पाथ। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि ये फासला एक जैसा तो नहीं होगा, दैट इज वाई कि हमें मीन फ्री पाथ कहना पड़ता है कि एक जैसा वो फासला है, कहीं वो ज्यादा फासला तय करेगा, कहीं वो कम फासला तय करेगा। तो ओवरऑल सारी चीजों को कवर करने के लिए हम कहते हैं कि एक कुलयन से दूसरे कुलयन तक उसने जो फासला तय किया है वो हमारे पास मीन फ्री पाथ होगा। अब मीन फ्री पाथ को आपने मालूम कैसे करना है, तो उसको मालूम करने के लिए देखिए बच्चों, हमने पीछे ये कहा है कि एक मॉलिक्यूल जो कुलयन करता है उसका हमारे पास फॉर्मूला है 2√n पाई सिग्मा स्क्वायर c बार। ये कुलयन फ्रीक्वेंसी है, यानी एक मॉलिक्यूल जो कुलयन करता है। और आपको पता है कि उसने कितना फासला तय किया था, वो इमेजिनरी सिलेंडर उसने हमने इसमें लिया हुआ था, डिस्टेंस कितना तय किया उसने c बार। ये पिछले टॉपिक से हमारे रिलेटेड है कि ये मॉलिक्यूल ने कुलयन किए हैं और इतना मॉलिक्यूल ने फासला तय किया है। तो हम जानना चाहते हैं कि एक कुलयन के लिए वो कितना फासला तय करता है, ठीक है, यानी एक कुलयन के बाद दूसरा कुलयन, उसके लिए वो कितना फासला तय करता है। सो हम यहाँ पे मीन फ्री पाथ के लिए फॉर्मूला लिखेंगे c बार ओवर z1। कैसे? इतने कुलयन के लिए इतना फासला है और एक कुलयन के लिए c बार ओवर z1। तो हम इसको बना सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा c बार ओवर 2√n पाई सिग्मा स्क्वायर c बार। c बार से कैंसिल, तो हमारे पास मीन फ्री पाथ के फॉर्मूला आ जाएगा 1/2n पाई सिग्मा स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है मीन फ्री पाथ निकालने के लिए कि एक कुलयन से दूसरे कुलयन तक मॉलिक्यूल ने जो फासला तय किया है वो कितना है। नाउ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जो है ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, और फ्लूइड आप जानते हैं, फ्लूइड के किस चीज को कहते हैं, जो क्या करता है वो फ्लो करता है। फ्लूइड उसको कहते हैं जो फ्लो करता है। और मैटर की स्टेट्स की बात करें तो नॉर्मल दो स्टेट्स हैं जो फ्लूइड के अंदर कैटेगरी में आती हैं, एक लिक्विड और दूसरा गैस। और जिस वक्त हम विस्कोसिटी की बात कर रहे होते हैं, एक कॉन्सेप्ट तो हमारे जहन में है कि ये रिटार्डिंग फोर्स की वजह से होती है। सही है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे को रोकने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन मसला ये है कि गैस के अंदर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती नहीं है, तो फिर गैस में विस्कोसिटी कहां से आ गई? तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी होगी कि हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि गैस की विस्कोसिटी किस वजह से, नंबर 1। नंबर 2, हमें विस्कोसिटी के लिए लैमिनर फ्लो कंसीडर करना पड़ता है। आप फर्स्ट ईयर की फिजिक्स से जानते हैं कि लैमिनर फ्लो किसे कहते हैं। एक टर्बुलेंट फ्लो होता है और एक लैमिनर फ्लो होता है।
लैमिनर फ्लो जिसमें लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो लेयर की फॉर्म में, ये एक लेयर जा रही है, ये दूसरी लेयर जा रही है, ये तीसरी लेयर जा रही है, इस तरह से लेयर वाइज मूव करते हैं। और टर्बुलेंट जो इसके अगेंस्ट है, रैंडम, और आप समझते हैं कि गैसेस की मोशन तो रैंडम होती है, बट वी हैव टू कंसीडर इट लैमिनर। हमें इसको लैमिनर कंसीडर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, एक कंडीशन हमें सोचनी पड़ेगी कि यार ये इस वक्त जो है ये लैमिनर फ्लो चल रहा है, अदरवाइज हम विस्कोसिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे, समझे हमारा इस चीज को। लेट्स से ये हमारे पास एक पाइप है और हम कहते हैं कि इसके अंदर एक गैस मौजूद है और गैस जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन क्या होगा, ये गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि मैंने यहां एरोस की मदद से आपके सामने शो किया है, इनमें वो पार्टिकल जो बिल्कुल सेंटर में हैं, दे आर वेरी फ्री टू मूव, वो बहुत आसानी से हरकत कर रहे होंगे, तो वो सबसे ज्यादा वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं। लेकिन उसकी निस्बत जो जो हम बाउंड्री की तरफ आते जाएंगे, मॉलिक्यूल्स की मोशन में कमी वाक़ होती जाएगी, उनकी स्पीड कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? आप जानते हैं कि जब मॉलिक्यूल यहां पे आके कोलाइड कर रहा होता है जिस वक्त, तो एट द टाइम ऑफ कोलाइजन उसकी वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। एट द टाइम ऑफ कोलाइजन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जीरो होती है। सो यहां पे जो लेयर मौजूद है बिल्कुल इस सरफेस के साथ, एट अ पर्टिकुलर टाइम वो मॉलिक्यूल जहां कोलाइड कर रहे होंगे तो वो क्या होंगे? वो स्टिल होंगे, मोशनलेस होंगे, उनकी वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन एंड इन कंपैरिजन वो मॉलिक्यूल जो यहां दरमियान में होंगे वो तेज वेलोसिटी से कर रहे होंगे, उनकी वेलोसिटी होगी। सिमिलरली यहां जो लेयर मौजूद है इस साइड के ऊपर भी वो मॉलिक्यूल क्या होंगे? स्टिल होंगे। लेकिन जो हम अंदर आते जाएंगे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या होती जाएगी? वो इंक्रीज करती जाएगी। सो आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक लैमिनर फ्लो की सिचुएशन को स्टडी कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, मतलब आप लेट्स से कि आप जो है वो कोई फास्ट फोटोग्राफी समझ रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप पिक्चर लें और आप देखेंगे अभी मॉलिक्यूल यहाँ पे है, फिर आप एक और पिक्चर लें और आप देखेंगे आप मॉलिक्यूल थोड़ा सा अपनी जगह से हरकत करके आगे चले गए हैं, तो आपको शायद वो लेयर्स नजर आ जाए कि नहीं यार इस लेयर में यहाँ कुछ मॉलिक्यूल मौजूद हैं, कुछ मॉलिक्यूल इस लेयर के अंदर मौजूद हैं, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ लेयर के अंदर मौजूद हैं। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम आपको हर लेयर में कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल नजर आएंगे, एंड दैट इज व्हाई आप कह सकते हैं कि ये लेयर्स बनी हुई हैं। आप इन लेयर्स को फिर आप समझ सकते हैं कि लेयर्स बनी हुई हैं, और जब आपको ये लेयर्स बनी हुई नजर आती हैं देन ऑन आप इस पे विस्कोसिटी को अप्लाई कर सकते हैं। अब विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी ये है कि वो मॉलिक्यूल जो दरमियान में है जब वो वहां से निकलकर दूसरी लेयर में आएगा, या वो मॉलिक्यूल जो नीचे है वो निकलकर ऊपर वाली लेयर में जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि दरमियान वाली लेयर जो है इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, जो नीचे वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी कम है। तो ज्यादा वेलोसिटी वाला कम वेलोसिटी वाले में आएगा तो उसको स्पीड अप करने की कोशिश करेगा, कम वेलोसिटी वाला ज्यादा वेलोसिटी में जाएगा तो उसको रोकने की कोशिश करेगा। सो इस तरह मॉलिक्यूल अपनी मोशन की वजह से, लेयर टू लेयर मूवमेंट की वजह से, एक लेयर से दूसरी लेयर में जाने की वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक रेजिस्टेंस काज करेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल को रोकने की कोशिश करेंगे, और यही वो इफेक्ट है, यही वो असर है जिसको हम विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। तो यहां पे ये समझना चाहिए कि ये जो फोर्स है जो यहां पैदा हो रही है मॉलिक्यूल्स को, वो सिर्फ और सिर्फ इस विस्कोसिटी की वजह से नहीं है, या ये सिर्फ एक वाहद फैक्टर नहीं है जो वहां पे अपना रोल प्ले कर रहा है, यहां पे कुछ और चीजें भी हैं। उनमें एक चीज को आप जानते हैं वो है एरिया। आप समझ रहे होंगे। अब देखो ना, जितनी दूर तक मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ चलते जाएंगे तब तक जो है वो रेजिस्टेंस चलती जाएगी, और मतलब जितना लंबा पाइप है उतनी ज्यादा जो है वो रेजिस्टेंस के चांसेस भी हैं। दूसरी चीज इसे हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। जी, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? कि इन लेयर्स
में, ये जो लेयर्स में फासला कितना है और दूसरे के साथ कि इनकी वेलोसिटी में कितना डिफरेंस है। यानी नोट करें, डिफरेंस इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो, अगर इन लेयर्स के दरमियान वेलोसिटी का डिफरेंस ज्यादा है, देन ऑन क्या होगा कि मॉलिक्यूल एक दूसरे को ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे। अगर इनके दरमियान वेलोसिटी का डिफरेंस कम है तो फिर एक दूसरे को ये ज्यादा जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात, अगर इन लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो डिस्टर्बेंस कम हो जाएगी, अगर डिस्टेंस कम हो जाता है डिस्टर्बेंस ज्यादा हो जाएगी। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, the difference of velocity with respect to the perpendicular distance, the difference of velocity with respect to the perpendicular distance is called the velocity gradient। तो ये भी चीज यहाँ पे रोल प्ले करती है और बेसिकली यही दो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं जिनकी फिलहाल हम बात करते हैं कि वो जो फोर्स, जो रुकावट पैदा हो रही है वो इन पर डिपेंड करती है। रिमेंबर, ये रुकावट वाली फोर्स है, दैट इज व्हाई इट इज टेकन नेगेटिव। लेकिन ये नेगेटिव सिर्फ जो है वो फिजिकली यहाँ मौजूद है, मैथमेटिकली इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये फिजिकल इंपॉर्टेंस रखता है कि आपको ये पता लगता है नेगेटिव से कि ये एक रिटार्डिंग फोर्स है, ये रोकने वाली फोर्स है। और आप कहते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A dV ओवर dx। अब अगर आप इसको खत्म करें तो आप यहां पे वो चीज लेके आएंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं, ईटा। ईटा इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा A dV ओवर dx। दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ viscosity, this is called coefficient of viscosity। ठीक है, और अगर आपने इसको निकालना हो तो वो आप निकाल सकते हैं, नेगेटिव को अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, क्योंकि मैथमेटिकली वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैंने कहा मैथमेटिकली वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ये रिटार्डिंग फोर्स है, रोकने वाली फोर्स है, इसलिए हम वो नेगेटिव लगाते हैं। तो अगर आप ईटा निकालते हैं तो ईटा क्या बन जाएगा बच्चों, आपके लिए आ जाएगा F ओवर A dx ओवर dV। ठीक है, सो लेट्स से कि अगर मैं कहता हूं कि ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है हमारा dV ओवर dx ये 1 है, और इनफैक्ट 1 नहीं लिखिए, यूनिट लिखिए। सिमिलरली एरिया भी हमारा क्या है, यूनिट है, मतलब 1 ही है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ईटा क्या आ जाएगा, ईटा इज इक्वल टू द फोर्स। सो यहां से आप बेसिकली इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द रिटार्डिंग फोर्स which is required to maintain unit velocity gradient when unit area over the unit area, unit velocity gradient over the unit area जब आपको मेंटेन करना हो तो फिर उसके लिए जो फोर्स रिक्वायर होती है, वो जो रिटार्डिंग फोर्स रिक्वायर होती है वो कहलाती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, बुक से अगर आप ये डेफिनेशन याद करेंगे तो आपके लिए अल्फाज बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे, इतनी मुश्किल डेफिनेशन नहीं है, लिखने में टाइम लगता है इसलिए मैं यहाँ पे वो नहीं लिख रहा, लेकिन इसको समझ लें कि ये वो फोर्स होती है जो दो पैरेलल लेयर्स के दरमियान, जिनका एरिया 1 मीटर स्क्वायर कह लें या सेंटीमीटर स्क्वायर कह लें, दो लेयर्स के दरमियान यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उस फोर्स को आप कहते हो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या ईटा। इसके यूनिट्स क्या हैं, ये एक इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है। यूनिट्स अगर आप निकालते हैं तो आपको सीजीएस सिस्टम भी यूज करना पड़ेगा जी, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में आपको पता है कि ईटा इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट होता है डाइन्स, फोर्स का यूनिट होता है डाइन्स, और एरिया ए सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक्स जो कि डिस्टेंस को मुझे बता रहा है तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में, और वी सेंटीमीटर
पर सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसको आप हल करें तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा यूनिट डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, और इसको उस साइंटिस्ट के नाम पर रखा जाता है, दिस इज कॉल्ड पॉइस। पॉइजली वो साइंटिस्ट है जिसने विस्कोसिटी पर बहुत ज्यादा काम किया और उसके नाम के ऊपर इसको पॉइस का भी नाम दिया जाता है। ये डाइंस क्या है इसको मैं भी खत्म भी करता हूँ आपके सामने, और इसका इक्विवेलेंट जो आपको समझ आए वो भी बताता हूँ। वैसे आपको पता होना चाहिए कि सीजीएस सिस्टम के अंदर फोर्स के लिए डाइंस का यूनिट इस्तेमाल होता है, जिस तरह के आप एसआई सिस्टम में न्यूटन इस्तेमाल करते हैं। न्यूटन का जो वहां पे कंपैरेटिव है वो डाइंस कहलाता है। अच्छा बच्चों, तो अगर आप एसआई सिस्टम में आएंगे तो एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट क्या है, वो है जी ईटा इज इक्वल टू न्यूटन आप जानते हैं, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और क्या आ जाएगा मीटर ओवर मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर से कैंसिल, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सॉरी सेकंड प्लस हो जाएगा, ठीक है, ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा। अगर आप न्यूटन की वैल्यू निकालते हैं तो न्यूटन की वैल्यू आपको पता क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको आप हल करेंगे तो ये बन जाएगी किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहां से आप सीजीएस सिस्टम में ये तो आपकी होगी एसआई यूनिट। सीजीएस सिस्टम में डाइंस के अलावा, क्योंकि डाइंस को हमें समझ नहीं आ रहा तो यहां से आप निकाल लें बना। अगर आप सीजीएस सिस्टम में जाना चाहते हैं तो सीजीएस सिस्टम में जो है वो ग्राम यूज करना है किलोग्राम की जगह पे, और मीटर की जगह पे आपने यूज करना है सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये इसके निकल आएंगे सीजीएस सिस्टम के यूनिट्स जो हमें समझ आते हैं। वैसे तो ये यूनिट भी हमें समझ आना चाहिए, और ये याद रखिए कि ये आपस में बराबर नहीं है एग्जैक्टली। अगर वैल्यू की बात की जाए पॉइस के साथ, ये पॉइस है, और अगर हम इनका रिलेशन बनाएं ऐसा यूनिट का और पॉइस का, तो याद रखिएगा कि 1 पॉइस इज इक्वल टू 10⁻⁻1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, ठीक है।